डियर फर्स्ट जनरेशन अर्नर, आप जो इसे लंच ब्रेक के दौरान अपने फ़ोन स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, या 10 आवर की शिफ्ट के बाद घर लौटते वक्त बस में पढ़ रहे हैं, या रात के 1 AM पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आखिरकार घर में शांति है और ये ही इकलौता वक्त है जो सिर्फ आपका है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए पढ़ना रोकें, अपनी एंडलेस टू डू लिस्ट्स का बोझ नीचे रखें और गहरी सांस लें। मैं यह किसी पोडियम पर खड़े ऑथर की तरह नहीं लिख रहा हूं, और नहीं चार्ट्स और एसेट एलोकेशन फॉर्मूलाज के आइवरी टॉवर से नीचे झांकते किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह लिख रहा हूं। मैं ये आपको एक बड़े सिबलिंग की तरह लिख रहा हूं, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल उसी धूल भरे और अनजाने रास्ते पर चल चुका है जिस पर आप अभी आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो जानता है कि जिम्मेदारियां बढ़ने पर जूते घिस जाने का एहसास कैसा होता है, और पूरे घर के सपनों का बोझ उन कंधों पर उठाने का एहसास कैसा होता है जिन्हें कभी आराम करने का मौका ही नहीं मिला। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसके लिए आपकी लीनियज में किसी ने भी आपको तैयार नहीं किया था। और इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड्स, टैक्स ब्रैकेट्स या रियल एस्टेट के बारे में बात करें, आपको एक ऐसी बात सुनने की जरूरत है जो मॉडर्न इकोनॉमिक मशीनरी आपको कभी नहीं बताएगी कि आप काफी हैं। सिर्फ इस स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचने के लिए ही आपने बहुत शानदार काम किया है, और आप आगे चलकर इससे भी बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। सेक्शन ब्रेक। द साइलेंट वेट ऑफ द ट्रेल ब्लेजर। परिवार में पहला ऐसा इंसान बनने के साथ एक और अनोखा और अनकहा बोता है जो व्हाइट कॉलर इकोनॉमी में कदम रखता है, कॉरपोरेट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, या ऐसी सैलरी कमाता है जो आपके पेरेंट्स की जिंदगी भर की कड़ी मेहनत की जमा पूंजी से भी ज्यादा हो। बाहर की दुनिया के लिए आप एक सक्सेस स्टोरी हैं। आप वो बेटे या बेटी हैं जिसने कामयाबी हासिल की है। आपके पास एक स्लीक आईडी कार्ड है, नेट बैंकिंग एक्सेस वाला बैंक अकाउंट है, और एक ऐसा टाइटल है जिसे आपके रिश्तेदार फैमिली गैदरिंग्स में गर्व से दोहराते हैं। लेकिन उस दिखती हुई सक्सेस के पीछे एक अदृश्य और कठिन सच्चाई छिपी है। आप ईएमआई, क्रेडिट स्कोर, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स और सिस्टमिक इन्फ्लेशन के एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम में बिना किसी मैप के आगे बढ़ रहे हैं। जब आपके साथी, जो इतने लकी रहे कि सेकंड या थर्ड जनरेशन वेल्थ के साथ पले बढ़े हैं, कोई भी फाइनेंशियल मूव लेते हैं तो उनके पास सलाह लेने के लिए एक साउंडिंग बोर्ड होता है। वे फैमिली डिनर टेबल पर बैठते हैं जहां स्टॉक पोर्टफोलियो, प्रॉपर्टी टाइटल्स और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन पर उतनी ही कैजुअली बात होती है जैसे कि मौसम पर। उनके पास सेफ्टी नेट्स के नीचे भी सेफ्टी नेट्स होते हैं। अगर वे कोई गलती करते हैं तो पेरेंट्स का सरप्लस उस झटके को संभाल लेता है। अगर वे कोई रिस्क लेते हैं तो एक इनहेरिटेड घर उनके पीछे खड़ा होता है। उन्होंने रेस की शुरुआत ही थर्ड बेस से की थी, पहले से ही सही जूते पहनकर और गेम के रूल्स को अच्छी तरह जानकर। दूसरी तरफ आप मैदान में तब उतरे जब आप अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस गेम का नाम क्या है। आप सिर्फ अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप एक ही समय में अपनी फैमिली के फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर, उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके इमोशनल एंकर का काम कर रहे हैं। जब घर पर कोई डोमेस्टिक अप्लायंस खराब होता है तो आपका फोन बजता है। जब किसी अंकल को मेडिकल प्रोसीजर के लिए पैसों की जरूरत होती है तो लिविंग रूम में सभी की नजरें चुपचाप आपकी तरफ मुड़ जाती हैं। जब आपके छोटे भाई या बहन को कॉलेज ट्यूशन की जरूरत होती है तो आपका क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट आंसर बन जाता है। आप एंजाइटी के उस लगातार रहने वाले लो ग्रेड फीवर के साथ जीते हैं, जो ये जानने से आता है कि अगर आप गिरे तो आपके पीछे हर कोई गिर जाएगा। यह थका देने वाला है, यह अकेलापन भरा है, और सबसे बुरी बात यह है कि यह अक्सर एक शांत, दबी हुई शर्म को जन्म देता है। सेक्शन ब्रेक। द लाई ऑफ शेम एंड द आर्किटेक्चर ऑफ फेलियर। संतोष के बारे में सोचिए, जिनकी स्टोरी हमने सेक्शन 10.11 में देखी थी। याद है उस एयर कंडीशन बैंक ब्रांच में खड़े उनकी हिचकिचाहट जब वे केवाईसी फॉर्म भर रहे थे तो उनकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। याद है उनके गले में शर्म की वह चुभन जब यंग बैंक एग्जीक्यूटिव ने रैपिड फायर जार्गन में बात की, डिमैट अकाउंट्स, इंडेक्स फंड्स, इक्विटी रेशियोज, और संतोष बेबस होकर सिर हिलाते रहे, ये मानने से डरते हुए कि उन्हें सच में नहीं पता था कि डिमैट अकाउंट क्या होता है। अगर आपने भी कभी अपने गले में वही जलन भरी गांठ महसूस की है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो शर्म एक झूठ थी। यह संतोष की गलती नहीं थी कि उसे नहीं पता था कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे काम करते हैं, और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें 12 ईयर्स ये सिखाने में बिता देता है कि किसी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्राचीन राजवंशों की डेट्स कैसे याद रखी जाती हैं, और पत्ती की एनाटॉमी को कैसे डिसेक्ट किया जाता है।
फिर भी ये हर साल मिलियंस ऑफ यंग मेन और विमेन को बिना एक भी सिंगल आवर ये सिखाए ग्रेजुएट कर देता है कि रियल वर्ल्ड में मनी एक्चुअली कैसे काम करती है। ये आपको यह नहीं सिखाता कि हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट आपके खिलाफ कैसे कंपाउंड होता है। ये आपको यह नहीं सिखाता कि इन्फ्लेशन ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट में बेकार पड़ी सेविंग्स को कैसे खत्म कर देता है। ये आपको वेल्थ के रूल्स से पूरी तरह अनजान छोड़ देता है और फिर दुनिया आपको ये न जानने के लिए जज करती है कि गेम कैसे खेला जाए। जो सिस्टम आपको सिखाने में फेल हुआ, शर्मिंदा उसे होना चाहिए, आपको नहीं, और नहीं संतोष को। ये फैक्ट कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ पैदा नहीं हुए थे, ये आपकी पर्सनल नाकामी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल रियलिटी है। लेकिन जिस मोमेंट आपको ये रियलाइज होता है, शर्म गायब हो जाती है। आप रियलाइज करते हैं कि इग्नोरेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन की एक टेम्परेरी कमी है और इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है जिसे आप एक्वायर कर सकते हैं। अपनी मनी को मास्टर करने के लिए आपको किसी एलीट पेडिग्री या फाइनेंस में एमबीए की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सवाल पूछने का करेज, स्क्रैच से शुरुआत करने की ह्यूमिलिटी और लगातार सीखते रहने की परसिस्टेंस चाहिए। सेक्शन ब्रेक, स्मॉल स्टार्ट की सिस्मिक पावर। जब आप जीरो से शुरुआत कर रहे होते हैं तो जिन नंबर्स के साथ आप डील करते हैं वे आपके आसपास के फाइनेंशियल नॉइज की तुलना में एम्बेरसिंगली इनसिग्निफिकेंट महसूस हो सकते हैं। आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करने की बात करते हुए देखते हैं या कलीग्स को मल्टी लाख पोर्टफोलियो पर डिस्कशन करते हुए देखते हैं और आपका अपना मॉडेस्ट सरप्लस लगभग मीनिंगलेस महसूस होता है। सेक्शन 10.2 की कविता को याद कीजिए। जब उन्होंने हर महीने सिर्फ 500 रुपये का अपना पहला सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी सेटअप किया तो वे लगभग इससे पीछे हटने ही वाली थीं। 500 रुपये से क्या फर्क पड़ सकता है, उन्होंने सोचा। और जब उन्होंने अपने फोन स्क्रीन पर छोटे से डेबिट का नोटिफिकेशन आते देखा तो उन्हें झिझक महसूस हुई। ये तो समंदर में एक बूंद बराबर है। अगर यह ख्याल कभी आपके दिमाग में भी आया है तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी शुरुआत को देखने के नजरिए को पूरी तरह से रिफ्रेम करें। कविता का 500 रुपये का एसआईपी छोटा नहीं था, यह बहुत बड़ा बदलाव था। यह उनके परिवार की फाइनेंशियल जियोलॉजी में एक बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का पहला झटका था। पीढ़ियों से उनका परिवार तुरंत के खर्चों और फाइनेंशियली कमजोर स्थितियों के चक्र में जी रहा था। पैसे सिर्फ मकान मालिकों, लोकल साहूकारों या इमरजेंसी मेडिकल बिलों को देने के लिए ही कमाए जाते थे। पैसा हमेशा बाहर की तरफ ही बहता था, उनसे दूर। जिस पल कविता ने वह 500 रुपये का ऑटो डेबिट सेट किया, उन्होंने अपनी फैमिली की आने वाली पीढ़ियों की दिशा ही बदल दी। इतिहास में पहली बार उनकी फैमिली की मेहनत का एक हिस्सा बचाकर रखा जा रहा था, उस पर हक जताया जा रहा था और उसे उन्हीं के लिए काम करने पर लगाया जा रहा था। वह 500 रुपये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं था, यह आज़ादी का ऐलान था। यह वह मोमेंट था जब उनकी पीढ़ी दूसरों के लिए सिर्फ लेबर का जरिया बनने के बजाय एसेट्स की ओनर बन गई। उस एक शांत 500 रुपये के ट्रांसफर से शुरू हुआ फाइनेंशियल बदलाव कविता के जाने के बहुत बाद तक गूंजता रहेगा, जिसका फायदा उन बच्चों, पोते पोतियों और पीढ़ियों को मिलेगा जिन्हें देखने के लिए वे कभी जीवित नहीं रहेंगी। अपनी शुरुआत के साइज के लिए कभी माफी मत मांगिए। एक छोटे से बीज के अंदर पूरे जंगल का स्ट्रक्चरल कोड होता है। एक दृढ़ संकल्पी फर्स्ट जनरेशन अर्नर द्वारा दशकों तक की गई एक छोटी और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट हैबिट में इतिहास बदलने की ताकत होती है, जो किसी लापरवाह वारिस द्वारा उड़ाई गई भारी जायदाद से भी ज्यादा है। सेक्शन ब्रेक, परमिशन टू अनबर्डन, रिलीजिंग द डेट ऑफ सेक्रीफाइस। एक फर्स्ट जनरेशन अर्नर के रूप में पैसे के साथ आपका रिश्ता सिर्फ मैथ नहीं होता, ये गहरा इमोशनल होता है जो गिल्ट, यादों और जिम्मेदारियों से उलझा होता है। सेक्शन 11.3 में हम प्रियंका से मिले थे। क्या आपको याद है वो शू स्टोर में खड़ी थी, हाथ में 4000 रुपीज के हाई क्वालिटी रनिंग शूज की एक जोड़ी पकड़े हुए? क्या आपको याद है कि कैश रजिस्टर पर ही गिल्ट की एक बहुत बड़ी वेव ने उसे कैसे पैरालाइज कर दिया था? अपनी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए एक टूल देखने के बजाय उसके माइंड ने ऑटोमेटिकली एक पेनफुल मेंटल कन्वर्जन कर लिया। 4000 रुपीज यानी मेरे फादर की 8 डेज की हार्ड मैनुअल लेबर, यानी जब मैं बच्ची थी तब के हाफ मंथ का हाउस रेंट, मैं ये खुद पर कैसे स्पेंड कर सकती हूँ? अगर आपने कभी कोई बुक वापस रख दी है, कोई मॉडेस्ट वेकेशन कैंसिल कर दी है या अपने लिए कुछ अच्छा खरीदने के बाद पेट में घबराहट महसूस की है क्योंकि आपके माइंड ने तुरंत उस खर्चे को अपने पेरेंट्स के पसीने में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं ये आपको एक्सप्लिसिट परमिशन देने के लिए लिख रहा हूँ। आपको हर परचेज को अपने फादर की डेली वेज में कन्वर्ट किए बिना अपनी लेबर के फ्रूट्स को एंजॉय करने की परमिशन है। उन वर्ड्स को दोबारा पढ़िए, उन्हें अपने हार्ट में बसने दीजिए।
आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया, तकलीफें सही और मील स्किप किए, इसलिए नहीं कि आप हमेशा फाइनेंशियल सेल्फ फ्लैगुलेशन की लाइफ जिए। उन्होंने इसलिए कष्ट नहीं झेला कि आप उनकी पॉवर्टी माइंडसेट को किसी पवित्र निशानी की तरह इनहेरिट करें। उन्होंने सेक्रीफाइस सटीक रूप से इसलिए किया ताकि आप सीधे खड़े हो सकें, फ्रीली सांस ले सकें और पीस और कंफर्ट के उस लेवल का एक्सपीरियंस कर सकें जो उन्हें नहीं मिल पाया था। आपके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस कोई मॉर्गेज नहीं था जिसे आपको लाइफ लॉन्ग गिल्ट के जरिए चुकाना पड़े। ये एक गिफ्ट था जो उन्होंने प्यार से बिना किसी शर्त के दिया था। और उस गिफ्ट को ऑनर करने का सबसे बड़ा और गहरा तरीका यह नहीं है कि आप कांस्टेंट स्कार्सिटी में जिए, बल्कि एक ऐसी लाइफ बनाना है जो इतनी फाइनेंशियली साउंड, इतनी स्टेबल और इतनी रिजिलियंट हो कि आपके अपने बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को सिर्फ घर चलाने के लिए खुद को तोड़ते हुए न देखना पड़े। सेल्फ केयर और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये पार्टनर्स हैं। अगर आप बिना बिना वजह के गिल्ट में खुद को बर्न आउट करते रहेंगे तो अपने परिवार के लिए स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर नहीं बना सकते। अपनी लाइफ को मॉडरेशन में एंजॉय करिए, जूते खरीदिए, रेस्ट लीजिए। आपने सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि खुलकर जीने का हक कमाया है। सेक्शन ब्रेक, द लोनलीनेस ऑफ द फ्रंटियर एंड द पावर ऑफ चॉइस। चलिए इस जर्नी के अकेलेपन के बारे में खुलकर बात करते हैं। ऐसी दोपहरें होंगी जब आप कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंस रूम्स या ब्रेक एरियाज में बैठे होंगे और अपने कलीग्स को कैजुअली ये बहस करते सुन रहे होंगे कि छुट्टियों में किस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर जाना है या अपनी किस पुश्तैनी प्रॉपर्टी को रिनोवेट कराना है। आप मुस्कुराएंगे, हाँ में सिर हिलाएंगे और ऐसे दिखावा करेंगे जैसे आप रिलेट कर पा रहे हैं, जबकि मन ही मन आप ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि माँ की मेडिसिन के बिल्स और अपने पर्सनल लोन की ईएमआई देने के बाद क्या आपका बैंक अकाउंट बैलेंस 30 तक चल पाएगा। ऐसे पल भी आएंगे जब आपसे कोई फाइनेंशियल मिस्टेक हो जाएगी, जैसे किसी भले रिश्तेदार के कहने पर कोई गलत इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना, कमजोरी के पल में क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च कर देना या किसी गलत स्कीम में पैसे गंवा देना, और आपको अपने पेट में एक खौफनाक खालीपन महसूस होगा। उन पलों में आपको एहसास होगा कि गाइडेंस के लिए आप परिवार के किसी भी बड़े बुजुर्ग को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर में पहले कभी कोई इस रास्ते पर नहीं चला है। आप एक पायनियर हैं और पायनियर्स अक्सर अंधेरे में ही आगे बढ़ते हैं। जब अकेलेपन के वे पल आपको परेशान करने लगे तो इस फंडामेंटल ट्रुथ को याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी न कभी बिगिनर था, हर अमीर खानदान कभी न कभी फर्स्ट जनरेशन था। आज जो अमीर फैमिलीज बेहद आसानी से अपनी लाइफ जी रही हैं, उनकी शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। उनकी हिस्ट्री में कहीं न कहीं एक सिंगल इंडिविजुअल ऐसा था जिसने डिसाइड किया कि अब स्टेटस को एक्सेप्टेबल नहीं है। एक पर्सन ऐसा था जो कैंडल लाइट या लैंप लाइट में बैठकर मुश्किल लेजर्स को समझता था, कैलकुलेटेड रिस्क लेता था, पेनफुल सेक्रीफाइस करता था और इकोनॉमिक सर्वाइवल के रूल्स सीखता था। आपकी फैमिली की हिस्ट्री में आप वही पर्सन हैं। ये फैक्ट कि आपने ये बुक पकड़ी है, इसे उठाया, इसके चैप्टर्स पढ़े और वह प्रैक्टिकल नॉलेज ढूंढा जो फॉर्मल सिस्टम ने आपको देने से मना कर दिया था, आपके कैरेक्टर का एब्सोल्यूट प्रूफ है। यह प्रूव करता है कि आपके पास अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए सबसे वाइटल क्वालिटी है, जन्म के वक्त मिली फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी को एक्सेप्ट करने से एब्सोल्यूट रिफ्यूजल। सेक्शन ब्रेक, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, द प्रॉमिस ऑफ डिग्निटी। मैं इस लेटर को फास्ट स्पोर्ट्स कार्स, लग्जरी विला या रातों रात अमीर बनने के शैलो और सेडक्टिव प्रोमिसेस के साथ एंड नहीं करूंगा। इंटरनेट पहले से ही ऐसे ढोंगियों से भरा पड़ा है जो बेबस लोगों को ये फैंटेसीज बेच रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसा ऑफर कर रहा हूं जो इससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल, कहीं ज्यादा एंड्योरिंग और कहीं ज्यादा प्रोफाउंड है। मैं आपको डिग्निटी का प्रॉमिस ऑफर कर रहा हूं। अगर आप इन पेजेस में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, परफेक्टली नहीं, क्योंकि कोई भी बिना मिस्टेक्स के फाइनेंशियल प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन कंसिस्टेंटली, पेशेंटली और स्टर्नली, तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां वह फाइनेंशियल टेरर जिसने आपके एंसेस्टर्स को परेशान किया था हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेंगे जहां आपके परिवार में अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी का सामना शांति और सही तरीके से तैयार की गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और इमरजेंसी फंड से होता है, न कि लालची लेंडर्स से लोन लेने की आपाधापी से। आपके बच्चों की हायर एजुकेशन सालों से किए गए सिस्टमैटिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पूरी होती है, न कि हाई इंटरेस्ट वाले एजुकेशन लोन या परिवार की पुरानी कीमती चीजें बेचने के दुखद फैसले से। आपके पेरेंट्स प्रॉपर हेल्थ केयर और कंफर्ट के साथ सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं, ये जानते हुए कि उनके बच्चे ने उनके चारों तरफ सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर दी है। रिटायरमेंट आपकी लाइफ की एक ग्रेसफुल और वेल प्लान्ड स्टेज बन जाता है,
जिसका आप उत्सुकता से इंतजार करते हैं, न कि एक ऐसा अंधेरा डरावना गड्ढा जिसके बारे में सोचने से भी आप बचते हैं। यह इंस्टाग्राम के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वेल्थ नहीं है। ये उस इकलौते स्टैंडर्ड के हिसाब से वेल्थ है जो सच में मैटर करता है, बिना किसी फाइनेंशियल डर के जीने की पूरी एबिलिटी। अपनी लाइफ के होराइजन को देखना, अपने परिवार को देखना, अपने फ्यूचर को देखना, और ये जानना कि चाहे जो भी तूफान आए, आपने एक ऐसी मजबूत नाव बना ली है जो हर लहर का सामना कर सकती है। सेक्शन ब्रेक। द प्रिपेयर्ड पायोनियर। आप लेट नहीं हैं, आप कम नहीं हैं, आप उस घर की फाइनेंशियल लिमिटेशंस से बंधे नहीं हैं जिसमें आप बड़े हुए हैं। आप एक नई लेगेसी के आर्किटेक्ट हैं। आगे के रास्ते के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होगी। इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म सोशल वैलिडेशन को नो कहना होगा ताकि आप लॉन्ग टर्म फ्रीडम को यस कह सकें। इसके लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा। तूफान आने पर अपने रास्तों को एडजस्ट करना होगा, और तब पेशेंस रखना होगा जब आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिजल्ट्स धीरे धीरे सामने आ रहे हों। लेकिन आप इस रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह कैपेबल हैं। आप पहले ही सबसे मुश्किल हिस्से से बाहर निकल चुके हैं, बिना किसी गाइड के बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना। वह दिन आएगा जब लाइफ आपका टेस्ट लेगी, और उस दिन आप रेडी होंगे। इसलिए नहीं कि आप जन्म से रेडी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने तैयारी करने का रास्ता चुना। और जब आप रेडी होते हैं तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। आपकी यह तैयारी बाहर की दुनिया में भी अपना असर दिखाती है।